हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के केमिस्ट्री में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे। उसमें एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था और काफ़ी लंबा गैप हो गया। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि इस पर आगे लेक्चर्स बढ़ाने चाहिए, तो आज मैं आगे बढ़ूँगा। लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, जहाँ तक मुझे याद है कि हमने वैलेंसी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। तो वैलेंसी एक बार रिवाइज कर देते हैं कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी असल में हर एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो सकती है ना। और इस वैलेंसी को आगे हम जब आयंस पढ़ेंगे थोड़ा उसको और डिटेल समझेंगे। लेकिन वैलेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्चुअली मैंने बताया था रिलेटिव वैलेंसी। मैंने हाइड्रोजन की वैलेंसी को क्या मान लिया था, हाइड्रोजन की वैलेंसी को मैंने 1 मान लिया था, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन की वैलेंसी। इसी से हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखा HCl, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि जो एटम्स कंबाइन करते हैं उसकी टोटल वैलेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका भी एक एटम हमारे पास है, हाइड्रोजन के एक एटम हमारे पास क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। जो हम माने थे वो एक सच माने थे, समझ में आ रही बात। यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माने जो थे वो असल में है, जो है उसी को हम लोग माने थे। उसके बाद हमने एक कंपाउंड लिखा HCl, जो कि होता है ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। ये कंपाउंड एक सही फार्मूला दर्शाता है, सही फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वही वैलेंसी क्लोरीन की होगी। इसका मतलब क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। एक फार्मूला होता है H2O, सब आप जानते हैं, ये वाटर का केमिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एक एटम की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम की वैलेंसी 2 होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी हाइड्रोजन के 2 एटम की वैलेंसी के बराबर है। इसका मतलब ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी 2 निकल के आई। दिस इज द रिलेटिव वैलेंसी। और रिलेटिव वैलेंसी एक्चुअली ये वैलेंसी होता है। तो इस तरह से हमने कई एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाले थे, जैसा कि मैंने लिखा Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, Al2O3। ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी भी हमें कितना पता चला, 2। तो 3 एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 6 हो जाएगी। इसका मतलब इसके 2 एटम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 एटम की वैलेंसी 6 होगी। तो 6 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो एक एक एटम की वैलेंसी कितनी निकल के आएगी, 3। यानी कि एल्युमिनियम की एक एटम की वैलेंसी 3 आई। क्या समझे, मैंने कहा इसके एक एटम की वैलेंसी 2 होती है, तो 3 एटम की वैलेंसी 6 हो गई। ओके, तो इसके 2 एटम की वैलेंसी कितनी है, 6। तो एक एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6/2 बोले तो 3। तो एल्युमिनियम के एक एटम की वैलेंसी 3 हो गई। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करा दिया कि व्हाट इज़ वैलेंसी इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस आयंस एंड रेडिकल्स। क्या होते हैं ये आयंस, क्या होते हैं ये रेडिकल्स। हालांकि आपके बुक में 2 टर्म यूज़ किया, आयंस एंड रेडिकल्स, और रेडिकल्स हम एक ही टर्म यूज़ करेंगे, बस आयंस। इसी को आप रेडिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। पहली बात, एक एटम हो या मॉलिक्यूल हो, दोनों ही न्यूट्रल होता है। क्या होता है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल दोनों ही क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यानी कि एक एटम या मॉलिक्यूल पे जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दोनों की संख्या बराबर होने की वजह से वो ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ओवरऑल चार्ज जो होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ओवरऑल चार्ज बराबर 0। यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक एटम या मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। बात समझ आ गई। लेकिन ये आयंस या रेडिकल्स जो है, दे ऑलवेज हैव सम चार्ज ऑन देम।
समझ में आ रही बात? यानी कि किसी एटम में अगर चार्ज आ जाए या किसी मॉलिक्यूल में चार्ज आ जाए, तो एटम और मॉलिक्यूल में जब चार्ज आ जाता है उसी को हम आयंस कहते हैं या रेडिकल्स कहते हैं। एटम या मॉलिक्यूल में क्या आ जाए? चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे या रेडिकल बोलेंगे। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये चार्ज आता क्यों है? ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस के साथ हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते, न्यूक्लियस जैसा है वैसा रहेगा जब तक हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे तब न्यूक्लियस के साथ कुछ हो सकता है, न्यूक्लियस में कुछ बदलाव आ सकता है, अदरवाइज न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं आता है। तो बदलाव किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन जो शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या तो किसी एटम या मॉलिक्यूल में ऐड किया जाता है या तो किसी एटम या मॉलिक्यूल से रिमूव किया जाता है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर मान लेते हैं एटम हमारे पास ए है, ए में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे लिखेंगे हम लोग ए माइनस, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव। उसी तरह से हमारे पास अगर कोई दूसरा एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दूसरा एटम बी है, तो दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स ले लिए, एक्स से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि एक्स पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि एक एटम या तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? और वह आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनता है उसको हम लोग कहते हैं एनायन, और वह आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से बनता है उसको हम लोग कहते हैं कैटायन। कुछ बच्चे इसको कैशन पढ़ सकते हैं लेकिन गलत है, सही क्या है? कैटायन। तो ये एक कैटायन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक एनायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आई थिंक आपको आयंस और रेडिकल्स की बात समझ में आ गई। फिर मैं आपको बता दूं, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस किसकी वजह से होते हैं? प्रोटॉन्स की वजह से। नेगेटिव चार्जेस किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसमें ओवरऑल चार्ज जीरो हो जाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये सिर्फ मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए नहीं है, बल्कि दोनों के लिए है, एटम और मॉलिक्यूल के लिए। उसी तरह एक एटम या मॉलिक्यूल अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन अपने आप बढ़ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज शो करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करना पड़ता है। तो ये आयंस और रेडिकल्स की कहानी हुई। मैं फिर से आपको बता दूं कि एटम या मॉलिक्यूल ही आयंस में कन्वर्ट होते हैं बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ गई? अब एक एटम या मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज होता है, एक एटम या मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज होता है, और उस चार्ज की वजह से अगर उसमें स्टेबिलिटी आती है तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो चार्ज की संख्या, वो चार्ज का नंबर, मैग्नीट्यूड तो नहीं, उस चार्ज का नंबर जो होगा वो नंबर वैलेंसी कहलाएगा। कब कहलाएगा वैलेंसी? जब उस एटम या मॉलिक्यूल में चार्ज आने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे आती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे मतलब कि उसका ऑक्टेट अगर पूरा होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से। फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम देखेंगे, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें हम लोग तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसके तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको रिमूव कर सकता है, तो Na 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास 2, 8, 1 था कन्फिग्रेशन, इसके पास क्या आ गया? 2,
8। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अगर ऑक्टेट वो अचीव कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, इसका मतलब Na+ जो है इस पर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस बराबर 1, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1। समझ में आ रही बात। तो वैलेंसी क्या हो गई कि उस पर कितना चार्ज है, और ये वैलेंसी हम लोग ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग अभी वैलेंसी सबका कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम सबके आयन को आपको बता देंगे और वो वैलेंसी आपको याद रख लेना है। अगर किसी आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ रही बात, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर एक हो तो वैसे आयन को हम लोग बोलेंगे, उसकी नेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर एक हो तो उसको मोनोवैलेंट बोलेंगे, अगर 2 हो तो इसको बोलेंगे बाईवैलेंट, अगर 3 हो तो इसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट, अगर 4 हो तो इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट, 5 हो तो बोलेंगे पेंटावैलेंट, या फिर इसको पॉलीवैलेंट बोल सकते हैं। 4 तक के लिए याद रखिए आप। तो अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको मोनोवैलेंट बोलेंगे, 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बाईवैलेंट बोलेंगे, 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्जेस हो तो उसको ट्राईवैलेंट बोलेंगे, 4 नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस हो तो उसको टेट्रावैलेंट बोलेंगे। अब हम लोग कुछ रेडिकल्स के नाम लिखेंगे और उस पर पाए जाने वाले चार्जेस को लिखेंगे। पहले हम लोग कैटायंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैटायंस। तो कैटायंस क्या हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्जेस हो। तो आयंस, फिर से डिस्कस करते हैं, आयंस क्या हो गए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग आइदर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग either positive charge or negative charge, ठीक है, are called ions। ये आयंस के पास या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगे या तो नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये हमारे पास आयंस 2 तरह के होंगे, हैविंग, एक होगा हमारे पास कैटायंस, कैटायंस के पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद हमारे पास दूसरे क्या होंगे, एनायंस, एनायंस के पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रहेगी आपको, बिल्कुल याद रहेगी। तो कैटायंस एनायंस हो गए, आयंस जिसके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होंगे लेकिन उस पर चार्ज होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होंगे। ये जानना आपको ज़रूरी है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कब आ जाता है, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में ही उसका चेंज पॉसिबल है, अदरवाइज हमें इलेक्ट्रॉन में ही चेंज लाना पड़ता है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलें, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें, अब हम लोग कुछ आयंस को लिखेंगे और वो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओके, लिखते हैं हम लोग भी। पॉजिटिव आयंस क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस। जैसा कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम Na+ बनाता है। तो अगर आपसे इसकी वैलेंसी कोई पूछे, क्या पूछे? वैलेंसी, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। जितना उस पर चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे? नेचर अगर आप बोलें इसकी, तो नेचर क्या हो जाएगी? मोनोवैलेंट। ये बार बार हम लिखेंगे नहीं, ये हम आपको बता चुके हैं पहले से। इसी तरह से अगर मैं लिखूं पोटेशियम, पोटेशियम, तो इस पे होता है एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, ये भी हो गया मोनोवैलेंट, ठीक है। और कितने आपके बुक में दिए हैं? आपके बुक में दिया हुआ है लिथियम+, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, है ना।
एक वाले पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोजन भी H प्लस बनाता है, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। उसी तरह से हमारे पास जो बाईवैलेंट लिख लेते हैं हम लोग। बाईवैलेंट में हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ओके। उसके बाद बेरियम है। ये सब की वैलेंसी 2 2 2 और ये सब के सब क्या है, बाईवैलेंट हैं। दे आर ऑल बाईवैलेंट, ये सब के सब बाईवैलेंट है। आ रही बात समझ में। उसी तरह से ट्राईवैलेंट भी हमारे पास आयन प्रेजेंट हैं। ट्राईवैलेंट में अल्मुनियम है, क्रोमियम है, अल्मुनियम है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। उसके बाद क्रोमियम है, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव आयंस थे और वो उसकी वैलेंसी जितना उस पर चार्ज का नंबर होगा, मैग्नीट्यूड नहीं, चार्ज का नंबर ऑफ चार्जेस विल बी देयर वैलेंसी, क्योंकि इन चार्ज को एक्वायर करने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है जब वो दूसरे ये कटायन जब एनायन के साथ कंबाइन करता है और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मैं बता दूं कि ये आयंस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ताकि इससे हम लोग फार्मूला डिराइव कर पाएँ कटायंस और एनायंस को मिला के। कटायन और एनायन के मिलने से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो हाईली स्टेबल होता है। तो उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम पहले आयंस को पढ़ रहे हैं। चलें, तो कटायंस तो हो गए हमारे पास। अब कुछ ऐसे कटायंस हैं जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं। कटायंस एक्चुअली बनाते कौन है, जनरली कटायंस हमारा मेटल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, मेटल्स। इस बात को जान लीजिए कि कटायंस कौन बनाते हैं, कटायंस कौन बनाते हैं, मेटल्स, मेटालिक एटम्स फॉर्म कैटायंस। समझ में आ रही बात। इसीलिए मेटालिक एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, देयर आर सम metal atoms which show more than one वैलेंसी। और एक से ज़्यादा वैलेंसी होना, अलग अलग केस में अलग अलग वैलेंसी शो करना, ऐसे वैलेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल वैलेंसी। तो कुछ एलिमेंट्स की हम लोग वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे। क्या देखेंगे, वेरिएबल वैलेंसी, और उसका नाम कैसे लिखा जाता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉपर को देखेंगे। किसको देखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। ये एलिमेंट क्या होंगे, मेटल्स होंगे, याद रखना। एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद वो जो कैटायन बनाते हैं वो कैटायंस क्या क्या बनाते हैं वो देखेंगे, और उसका नाम कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे। ओके, जैसा कि हमारे पास कॉपर है। क्या है, कॉपर। सबसे पहले हमारे पास कॉपर है। तो कॉपर Cu प्लस भी बनाता है और Cu2 प्लस भी बनाता है। जब Cu प्लस बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूपरस। ओके, ये अस इसकी पहचान है। और जो Cu+2 बनाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक। इसका दूसरा तरीका लिखने का है, इसको आप इंग्लिश नेम लिखिए कॉपर, और इसके साथ 1 लिखिए, कॉपर 1, और इसको लिखिए आप कॉपर 2। ये हो गया हमारा 1 नंबर कॉपर। अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में हमारे पास आती है बारी आयरन की। आयरन हमारे पास बनाता है Fe2+ और Fe3+। नाम बताइए क्या हो जाएगा, फेरस और फेरिक। अनदर वे क्या होगा, आयरन 2 और आयरन 3। ये आयरन की कहानी ख़त्म। अब आगे आते हैं, हमारे पास मरकरी है। मरकरी बनाता है Hg+ और Hg2+। तो Hg+ के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस, और Hg2+ के लिए क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक। ये हो जाएगा मरकरी 1, ये हो जाएगा मरकरी 2। इसी तरह से हमारे पास आता है टिन। 4 नंबर में
टिन बनाता है Sn2+ और Sn4+। Sn2+ को हम लोग बोलेंगे स्टेनस और Sn4+ को हम लोग बोलेंगे स्टेनिक। इसको हम बोलेंगे टिन 2 और इसको बोलेंगे टिन 4। देखो हम जितने लिख रहे हैं इतने ही नहीं, इसके अलावा ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसके अलावा आपका बुक में लेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। तो ये Pb2+ बनाता है और Pb3+ बनाता है, ठीक है। Pb2+ जब बनाता है इसको बोलेंगे प्लम्बस और 3+ जब बनाता है इसको बोलेंगे प्लम्बिक। इसको बोलेंगे लेड 2, इसको बोलेंगे लेड 4। देयर आर ऑल्सो अदर मेटल्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। हमने दो लिखे, किसी के पास तो जैसे कि क्रोमियम वगैरह है, इस तरह के मेटल्स के पास उससे भी ज़्यादा वैलेंसी होती है, 3-4 वैलेंसी शो करता है। तो हम लोग 2 कम से कम लेके अपने जूनियर क्लास में चलेंगे और एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की वजह से ऐसे वैलेंसीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो ये सिर्फ मेटल्स ही नहीं, नॉन मेटल्स भी कभी कभी शो करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल जब कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये कुछ कैटायंस के बारे में बात हो गई। अब हमें एनायंस जानना है। कैटायंस और एनायंस जब दोनों जान जाएंगे तो दोनों को मिला के हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? आयनिक कंपाउंड। चलिए लिखते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं आप लोग, दिक्कत की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अब ज़रूर ख़त्म होगा। एनायंस लिखेंगे आप, तो हेडिंग डालेंगे आप एनायंस का, इसका एनायंस का। एनायंस उसकी वैलेंसी, उसका नेचर तो आपको पता है। अगर उसकी वैलेंसी 1 हो तो मोनोवैलेंट, उसकी वैलेंसी 2 हो तो बाईवैलेंट, उसकी वैलेंसी 3 हो तो ट्राईवैलेंट, 4 हो तो टेट्रावैलेंट। जैसे सब हाइड्रोजन भी बनाता है एनायन, तो उसका नाम होता है हाइड्राइड। क्या होता है? हाइड्राइड आयन। इसको हम लोग बोलते हैं H-। ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन जब बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन, इसको लिखते हैं हम लोग Cl-। इसी तरह से फ्लोरीन जब बनाता है इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं F-। इसी तरह से ब्रोमीन जब बनाता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमाइड आयन, इसको लिखते हैं हम लोग Br-। अगर हमारा आयोडीन बनाता है तो ये हो जाता है आयोडाइड आयन। जैसे कैटायन में मेटल का नाम बदलता नहीं है, लेकिन एनायन में उसमें IDE लगता है। क्या लगता है? IDE। ओके, ये हो गया I-। ठीक है। सबकी वैलेंसी 1 1 1 1 1, तो ये सब के सब क्या हो गए? मोनोवैलेंट। दे ऑल आर मोनोवैलेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसके अलावा आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ये होता है OH- आयन, इसकी वैलेंसी 1 होगी। दिस इज ऑल्सो मोनोवैलेंट। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन के अलावे आप लिख सकते हैं, अगर आपको नाइट्रोजन के बारे में पता है तो नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन बनाएगा। नाइट्राइड आयन ये हो जाएगा N3-, तो ये हो गया ट्राईवैलेंट। ओके, दिस इज योर ट्राईवैलेंट। उसी तरह से नाइट्राइड के बाद नाइट्राइट भी आता है। नाइट्राइट फ़र्क है, IDE नाइट्राइट, ये होता है NO2-, फ़र्क है। ये मोनोवैलेंट है। और एक होता है नाइट्रेट AT, नाइट्रेट आयन ITE-AT, ये होता है NO3-। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। उसी तरह से हमारे पास आता है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन सिर्फ S2-, बाइवैलेंट। उसी तरह से आता है सल्फाइट। क्या आता है? सल्फाइट आयन IDE-IT। जब IDE लगा हुआ हो वो एक एलिमेंट होगा,
और IT लगा हुआ तो एक एलिमेंट नॉन मेटल होगा, साथ में उसके साथ ऑक्सीजन होगा, तो ये होता है SO3 2-। उसी तरह से सल्फेट भी होता है, सल्फेट का हो जाता है SO4 2-। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से फॉस्फोरस भी बनाता है फॉस्फाइड। क्या बनाता है? फॉस्फाइड आयन। क्या बनाता है? फॉस्फाइड आयन। ये होता है P3-। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 ट्राइवेलेंट। उस तरह से हमारे पास फॉस्फाइट भी होता है, फॉस्फाइट आयन। तो ये PO3 होता है, फिर 3- होता है, इसकी भी वैलेंसी 3 हो गई। ठीक है, ये सब एनायंस लिख रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास फॉस्फेट आयन होता है, ये होता है PO, उससे एक ऑक्सीजन ज़्यादा, PO4 3-, इसकी वैलेंसी 3। ठीक है, ये हम बाद में वैलेंसी लिख रहे हैं। ओके, बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह से हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट लिखेंगे तो ये बन जाएगा HPO4 2-। इसकी वैलेंसी हो गई 2। एक हाइड्रोजन आने की वजह से इसकी वैलेंसी 1 घट गई, क्योंकि वो हाइड्रोजन उसकी एक वैलेंसी को फुलफिल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आता है परक्लोरेट आयन। परक्लोरेट के बाद आता है क्लोरेट आयन, उसके बाद आता है क्लोराइट आयन, उसके बाद आता है हाइपोक्लोराइट आयन। परक्लोरेट आयन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ClO4-। क्लोरेट के लिए एक ऑक्सीजन घटा देंगे, ClO3- हो जाएगा। क्लोराइड के लिए एक ऑक्सीजन और घटा देंगे, ClO2- हो जाएगा। और हाइपोक्लोराइड के लिए एक ऑक्सीजन और घटा देंगे, ClO- हो जाएगा। इसी तरह से आप ये सब क्या है भाई? सब के सब की वैलेंसी 1 है, सब के सब मोनोवैलेंट है। इसके अलावा कुछ और भी अगर नाम आपको लिखने का मन है, सल्फेट तो हो गया, सल्फेट आई थिंक लिख चुके हैं हम लोग, सल्फेट लिख सकते हैं हम लोग, सल्फेट लिख चुके हैं। हाइड्रोजन सल्फेट लिख सकते हैं HSO4-। अगर आपको हाइड्रोजन सल्फेट लिखना हो, बाई सल्फेट लिखना हो। कार्बोनेट है एक, कार्बोनेट होता है हमारे पास CO3 2-। दिस इज योर कार्बोनेट। इसके अलावे हमारे पास परमैग्नेट होता है, परमैग्नेट। फिर कुछ नए नाम आएंगे तो वो हम लोग फार्मूला जब लिखेंगे तब लिखते जाएंगे। परमैग्नेट MnO4-, दिस इज योर परमैग्नेट। उसी तरह से डाइक्रोमेट भी होता है, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-। ये डाइक्रोमेट। क्रोमेट का CrO3 होता है। तो फिर हम जब फॉर्मूले लिखते जाएंगे उसके साथ साथ कुछ आयंस लिखते जाएंगे। कुछ कॉमन आयंस हमने आपको लिस्टिंग करा दी। अब इन आयंस की मदद से फिर मैं बता दूं, आयंस पे जितना चार्ज दिखता है वो उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी मीन्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब इन आयंस को मिला के एक कटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन से एक आयनिक कंपाउंड बनता है, और उन्हीं आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लिखेंगे? आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का एक कटायन को एक एनायन के साथ जोड़ने पर एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा कैसे जाए? हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड।
ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाए। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक कैटायन है A2+ और एक एनायन है X3-। ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम पहले कैटायन का सिंबल लिख लेंगे, उसके बाद एनायन का सिंबल लिख लेंगे। ठीक है, जितनी उस पर चार्जेस हैं वही उसकी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3। अब रूल क्या कहता है कि टोटल चार्ज जो होना चाहिए एक मॉलिक्यूल पे वो 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कोई भी केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का वो न्यूट्रल होता है। तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टोटल चार्जेस को 0 करने के लिए इसको 2 को हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो ये 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। और 3 को 2 के बराबर करने के लिए 3 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस तरह से हम देखेंगे कि चार्जेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो A को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, A3, और X को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, X2। ये हमारा केमिकल फार्मूला मिल गया, A3X2। तो सबसे पहले आप कैटायन के फार्मूले को लिखेंगे, फिर एनायन के फार्मूले को लिखेंगे। ओके, उसके बाद चार्जेस को इक्वलाइज करेंगे, यानी टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होना चाहिए, ताकि ओवरऑल वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इस तरह से आप कंपाउंड के फॉर्मूले को लिख लेंगे। आई थिंक आपको बात समझ आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर एक कैटायन A+ है और X- है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो दोनों की वैलेंसी बराबर है, मतलब दोनों पे चार्जेस सेम है, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब हो क्या जाएगा हमारा, A1 और X1, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, AX। अगर हमारे पास A2+ हो जाए तो X2- हो जाए, A2+ और X2-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो दोनों पे चार्जेस सेम है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं A2X2, लेकिन ये फॉर्मूला होता नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं AX, क्योंकि दोनों के पास चार्जेस ऑलरेडी सेम है। इस पे 2 पॉजिटिव है तो इस पे 2 नेगेटिव है, इसके एक के पास 2 पॉजिटिव, इसके एक के पास 2 नेगेटिव, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें हम एक्स्ट्रा। तो यही हमारा करेक्ट फार्मूला होगा, ये करेक्ट फार्मूला नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ये करेक्ट नहीं होगा, बल्कि करेक्ट कौन होगा, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आ गई। ठीक है, ये 2 के लिए नहीं, 3 के लिए भी ऐसा होगा। मान लेते हैं हमारे पास A3+ है और X3- है, तो फॉर्मूला सीधा क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, तो A3X3 नहीं करना है, बल्कि हमें सिंपली क्या लिखना है, AX। जब दोनों की वैलेंसी सेम हो तो दोनों के एक एक एटम को सीधा लिख देंगे और केमिकल फॉर्मूले को बना देंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं और उसके नाम लिख लेते हैं। सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स को हम लोग करेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त कर देंगे, फिर अगले लेक्चर में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमें एक फॉर्मूला लिखना है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम में सोडियम है और क्लोराइड है, तो हमारे पास Na+ बनाता है और क्लोराइड क्या बनाता है, Cl- बनाता है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, दोनों की वैलेंसी जब बराबर हो तो दोनों के एक एक एटम को लिख देंगे, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से अगर हमें लिखना हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखना हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम बनाता है Mg2+ और ऑक्साइड क्या बनाता है, O2-। ऑक्साइड क्या बनाता है, O2-, तो इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। जब दोनों की वैलेंसी बराबर हो तो ये 2 2 नहीं लिख के बल्कि हम लोग उसको 1 1 लिखेंगे, तो ये MgO हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोगों को लिखना हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखना हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम Al3+ बनाता है और ऑक्सीजन
2 माइनस बना था। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, तो जिसकी वैलेंसी 3 है मतलब उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज को 2 के बराबर तो कर नहीं सकते हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के चार्जेस को इक्वल कर देंगे, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक है। अगर हमें लिखना हो सोडियम फॉस्फेट, क्या लिखना हो, सोडियम फॉस्फेट, क्या लिखना हो, सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम Na+ होता है और फॉस्फेट PO4 3- होता है। ठीक है, फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3-। तो हमारे पास इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, तो जिसकी वैलेंसी 1 है उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और जिसकी वैलेंसी 3 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 और 1 बराबर हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, Na3PO4। और जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तब चार्जेस को मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट का यूज़ भी देख लेते हैं। किसका यूज़ देख लेते हैं, ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का भी यूज़ देख लेंगे अभी कि ब्रैकेट का यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ क्यों करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ कहाँ करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ब्रैकेट का यूज़ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा, एल्युमिनियम Al3+ बनाता है, सल्फेट क्या बनाता है, SO4 2-। ठीक है, SO4 2-। इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। 3 और 2 को बराबर करने के लिए मैथमेटिकली 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो गया। इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2 और SO4, इसमें सीधे 3 नहीं लिख देंगे, ऐसे 43 बन जाएगा, गुना कर देंगे तो 12 बन जाएगा। तो तरीका क्या है, इसको पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ 3 पुट करेंगे। तो ये ब्रैकेट का यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल वैलेंसी वाला। क्या देख लेते हैं, वेरिएबल वैलेंसी वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास आयरन है, Fe2+ है और Fe3+ है। Fe2+ O2- से कंबाइन करेगा, O2- से कंबाइन करेगा 3+, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2+ है, ये 2- है, दोनों की वैलेंसी बराबर, तो क्या हो गया, FeO। ये क्या बन गया, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, जिसकी वैलेंसी 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसकी वैलेंसी 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये क्या बन गया हमारा, ये Fe2+ फेरस था तो लिखेंगे हम लोग फेरस, और Fe3+ क्या था, फेरिक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फेरिक। दोनों में क्या लगाएंगे, ऑक्साइड। दूसरा तरीका क्या है कि हम लिखेंगे आयरन, जिसकी वैलेंसी 2 है वहाँ लिखेंगे 2, जिसकी वैलेंसी 3 है वहाँ लिखेंगे 3, आयरन 3, और साथ में लगा देंगे ऑक्साइड। दिस इज हाउ आप वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड्स को भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक कैटायन लिखिए, एक एनायन लिखिए, इस तरह से 50 आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले आप डिराइव करिए। 50 आयनिक कंपाउंड्स, कितने, 50 आयनिक कंपाउंड्स। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके बुक में मेरे ख्याल से सवाल होगा भर भर के। कहाँ होगा सवाल, एक्सरसाइज देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं अगर है तो सवाल। यस, सो मैनी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में। आप टेस्ट योर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यही आप करिए, 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक सारे क्वेश्चन बनाइए। एक भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में बाकी बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।